हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल साइंस टेक विपिन सर में। बच्चों, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो कि है हमारा विलेयता सॉल्युबिलिटी। ठीक है। और इसके साथ साथ हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि किसी विलयन में जो विलेय पदार्थ होता है उसमें उसकी विलेयता जो होती है किसी विलायक में, वह किन किन कारणों पर डिपेंडेंट होती है। क्या वो सांद्रता पर डिपेंडेंट होती है, क्या वो ताप पर डिपेंडेंट होती है, क्या वो दाब पर निर्भर करती है। इन सभी बातों को यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। तो ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। अगर इस चैप्टर की इसके पहले वाले लेक्चर को आप जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इसकी वीडियो हमारे प्ले लिस्ट में सेव है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले बात होती है विलेयता। विलेयता से जानने से पहले हम विलयन किसे कहते हैं, विलयन कितने प्रकार का होता है, विलयन की सांद्रता को हम कैसे ज्ञान कर सकते हैं, इन सभी के नॉलेज में इन सभी का नॉलेज होना हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर इसका नॉलेज आपको है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जो इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर है, प्लीज़ हम गुजारिश करेंगे, आपसे ये अनुरोध करेंगे कि प्लीज़ उसको ज़रूर देखिए, ताकि आपका जो A to Z कॉन्सेप्ट है वहाँ पर क्लियर हो सके। नहीं तो यहाँ पर पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि पीछे की चीज़ें जब कनेक्ट नहीं हो पाएंगी, आप उनसे कनेक्ट नहीं रहेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम समझ में आएगी। तो फिर लगेगा कि जो यहाँ पर टॉपिक है वो बहुत ही टफ है, आसान नहीं है। लेकिन अगर वही पीछे वाला जो वीडियो लेक्चर है उसको अच्छे से पढ़ के आएंगे, तो आपको ये लगेगा कि जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है वह एकदम आसान है, और बिना रटे हम केवल समझ करके सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ इसलिए हम चाहेंगे कि ज़रूर वहाँ से देखें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले बात होती है कि विलेयता क्या होता है। विलेयता मीन्स होता है कि विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय पदार्थ की मात्रा, कितनी विलेय पदार्थ की मात्रा कितने विलायक में घुली हुई है, इस चीज़ को ही बताना ही विलेयता होता है। तो इसका अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्थिर ताप पर, स्थिर अगर टेम्परेचर स्थिर रहे तो स्थिर ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय पदार्थ की मात्रा को हम विलेयता कहते हैं। अब जैसे कि 1 लीटर का कोई 1 लीटर जल है, उसमें हमने 100 ग्राम चीनी को घोले हैं, तो उसमें क्या है कि 1 लीटर विलायक में घुली हुई विलेय पदार्थ की जो मात्रा है 100 ग्राम है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास दिया हुआ विलयन है उसकी विलेयता 100 ग्राम है, उसकी विलेयता जो है वो 100 ग्राम है। कितने लीटर पानी में? 1 लीटर पानी में। अगर हम कहें कि 2 लीटर पानी है और वहाँ पर विलेयता उसमें 100 ग्राम है, 100 ग्राम चीनी को घोला गया है, तब 2 लीटर पानी है उसमें 100 ग्राम है, तो 1 लीटर में कितने आएगा? लगभग 50 ग्राम आएगा। तो वहाँ पर इसकी जो विलेयता हो जाएगी वो अगर 50 ग्राम घोले हैं तो 1 लीटर में उसका 25 ग्राम हो जाएगा। अगर हम 100 ग्राम चीनी को घोले हैं तो उसकी विलेयता जो हो जाएगी वह 1 लीटर के लिए 50 ग्राम हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं विलेयता क्या होता है। तो यहाँ पर हमने नोट कर दिया है कि स्थिर ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय पदार्थ की मात्रा को हम विलयन की विलेयता कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि विलेयता जो होती है किन किन कारकों पर डिपेंडेंट होती है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर बात करें भाई लोग, तो किसी भी जो विलयन की जो विलेयता होती है वो मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है। कितनी चीज़ों पर? 3 चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है। पहली जो होती है सांद्रता, कि उसकी सांद्रता कितनी है, कितना विलेय पदार्थ की हम मात्रा को मिला रहे हैं। अगर सांद्रता बहुत ज़्यादा है तब विलेयता अच्छी रहेगी, सांद्रता कम है तब विलेयता अच्छी रहेगी। कब कितनी मात्रा को घोला जा सकता है। फिर इसके बाद ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर ही लिखा गया है स्थिर ताप पर, मतलब स्थिर ताप पर कहने का मतलब अगर ताप स्थिर नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है विलेयता प्रभावित होगी। इसके बाद और कौन सी चीज़ें होती हैं? दाब होता है, दाब पर भी किसी विलयन की विलेयता डिपेंड करती है। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हम सेपरेट रूप से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर स्थिर ताप पर विलायक की विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय पदार्थ की मात्रा को विलेयता कहते हैं। अगर हम यहाँ पर कहें कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक
विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम यहाँ पर बात करें तो अभी भी बताएं कि विलेयता को मुख्य रूप से 3 कारक प्रभावित करते हैं। विलेयता मुख्य रूप से 3 कारकों द्वारा प्रभावित होती है। तीन कारकों द्वारा प्रभावित होती है। कौन कौन से कारक होते हैं जिससे विलेयता प्रभावित होती है? तो हमने बताया कि पहला जो होती है वह सांद्रता होता है, सांद्रता होती है, कंसंट्रेशन। और दूसरा जो होता है वह टेम्परेचर होता है, ताप। टेम्परेचर होती है। और तीसरा जो पॉइंट होता है यहाँ पर प्रेशर होता है, दाब। ये 3 ऐसे टॉपिक होते हैं जिस पर विलयन की विलेयता प्रभावित होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो बात करते हैं वो सांद्रता की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो बात आती है कि वह सांद्रता किस प्रकार से प्रभावित होती है। सांद्रता मीन्स कहते हैं कि प्रति एकांक आयतन में विलेय पदार्थ के विलयन में घुली हुई विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या को विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर उसकी डेफिनेशन हम जानना चाहें तो लिख सकते हैं कि विलायक के प्रति एकांक आयतन में विलयन के प्रति एकांक आयतन में घुली हुई विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं ना। तो इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? विलयन के प्रति एकांक आयतन में घुली हुई विलेय पदार्थ की मात्रा को, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो हमने जान लिया कि सांद्रता क्या होती है। विलयन के प्रति एकांक आयतन में घुली हुई विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या को विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब हम देखते हैं कि सांद्रता कैसे प्रभावित करती है। आप ध्यान से यहाँ पर ध्यान देंगे तो कैसे कोई पदार्थ उसके घुल जाता है। तो यहाँ पर हम दो एक सिंबल की तरह बनाते हैं। ये आप समझिए कि जहाँ पर ये इस प्रकार की बिंदी दिखाई वो विलायक के अणु हैं, ये विलायक के अणु हैं। और जहाँ पर आपको रेड स्पॉट दिखाई देगा इसमें आपको ये समझना है कि ये विलेय के अणु हैं। ये किसके अणु हैं? विलेय के अणु। आपको रेड स्पॉट दिखेगा तो विलेय के अणु हैं। अब जैसे ये समझते हैं कि अभी ये शुद्ध विलायक है, अभी ये शुद्ध विलायक है, अभी ये शुद्ध विलायक है। जब ये शुद्ध विलायक रहेगा, तो कहने का मतलब है कि अभी यहाँ पर विलेय पदार्थ को नहीं मिलाया गया है। जब विलेय पदार्थ को नहीं मिलाया गया तो इसके अंदर किसके केवल अणु होंगे? केवल विलायक के अणु होंगे। पूरे आयतन में ऐसे विलायक के अणु ऐसे फैले रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। ये हो गया विलायक के अणु। ये शुद्ध विलायक की स्थिति होती है जब तक इसमें विलेय पदार्थ को नहीं मिलाया गया। तब विलेय पदार्थ में क्या होता है? जल के अणु आपस में इधर उधर मोशन करते रहते हैं, ये चलते रहते हैं, जिसके कारण आपस में ये लोग टक्कर करते रहते हैं, इनकी दीवारों से टक्कर होता है, ऐसा प्रोसेस चलता रहता है। अब क्या होता है कि जैसे ही हम यहाँ पर
यहाँ पर हम विलेय पदार्थ को डाल देते हैं, यहाँ पर हम विलेय पदार्थ की एंट्री करवा देंगे। तो हम देखते हैं कि जैसे ही हम विलेय पदार्थ को डाल देते हैं, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर हमने चीनी को डाल दिया, तो भैया जैसे हम चीनी को डालेंगे तो सर्वप्रथम क्या होता है, चीनी डालते मान नीचे जाती है, क्या कहते हैं, जाते कि ना जाते। तो सब जैसे ही हम डालेंगे तो चीनी नीचे जाती है, चीनी नीचे जाकर यहाँ पर बैठ गई, ऐसे यहाँ पर जाके चीनी बैठ गई ऐसे। अब होता क्या है कि ये जो विलायक के अणु होते हैं वो बार बार टक्कर करते हैं, किससे, विलायक के जो अणु होते हैं वो आते हैं विलेय के कण से टक्कर मारेंगे, और जब टक्कर मारेंगे, जैसे क्या होता है कि पानी लगातार जब पत्थर के ऊपर गिरता है तो पत्थर जो होता है वो कण कण वहाँ से निकल करके पानी के साथ बहने लगता है। ठीक वही प्रोसेस यहाँ पर होती है कि जब बार बार यहाँ पर विलायक के अणु उसको हिट करते हैं धीरे धीरे, तो जो विलेय के अणु होते हैं वे यहाँ से निकल कर विलयन में जाकर सब जगह पर घूमने लगते हैं। अब कहेंगे सर पहले बैठा रहा अब वहीं कहाँ घूमेला, क्योंकि जब हम यहाँ पर विलेय पदार्थ को डालते हैं तो ये कई कण इसके बहुत बड़े आकार में होता है, जिसके कारण उसका मास ज़्यादा होता है अकेले का, वो नीचे आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो छोटे छोटे कणों में टूट जाता है तो क्या होता है, उसका मास कम हो जाता है, इस कारण वो उसके आयतन में आसानी से फैलने लगता है। तो जैसे ही यहाँ पर टक्कर होगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ पर इसके आयतन में ऐसे हमें घुलने के कारण, टक्कर होने के कारण विलेय के अणु भी दिखने लगेंगे, और धीरे धीरे यहाँ से इसका जो आयतन होने लगा वो कम होने लगेगा, ऐसे इसमें फैलने लगेंगे। यहाँ पर फिर हमने ऐसे देखा कि फैलने लगे, ये पूरा इसमें फैलते चले जा रहे हैं और फिर इसमें विलेय की मात्रा कम होती चली जाती है। ऐसे लास्ट में हम ऐसे देखते हैं कि पूरा का पूरा जो यहाँ पर रखी हुई डाली हुई चीनी होती है वह पूरा का पूरा इसमें विलेय हो जाएगी। अब ऐसे हो जाते हैं, यह ऐसी स्थिति हमको प्राप्त हो गई। अब होता यह है कि हमने और विलेय की मात्रा बढ़ा दी, विलेय और बढ़ा दिया, इसको और प्लस में इसको हमने फिर और नीचे डाल के रख दिया, और हमने विलेय पदार्थ को मात्रा को डाल दिया। अब क्या होगा, ऑलरेडी इसमें इतने विलायक हैं तो क्या और अधिक घोलेगा जी, फिर विलायक के अणु फिर इसको आकर टक्कर करेंगे। तो आप ध्यान से समझिए कि जब विलायक का अणु किससे टक्कर कर रहा है, विलेय के साथ टक्कर हो रहा है, विलेय के अणु के साथ टक्कर हो रहा है। विलायक का अणु आकर विलेय के साथ टक्कर किया, उसे टकराया तो उसको वहाँ से लेकर चला गया, उसके आयतन फैला दिया। इस प्रक्रिया को जब विलायक और विलेय के अणु का टक्कर होता है, मीन्स कहें तो यहाँ पर एक विलायक हो जाता है और अगला जो होता है हमारे पास विलेय है, इनके बीच में जब टक्कर होता है तो इस प्रक्रिया में वह उसमें घुल रहा है, विलायक जाके घुल रहा है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं विलीनीकरण। अब जब तक विलीनीकरण की प्रक्रिया चलती है तो ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद ऐसे इतने आ जाते हैं इसमें विलायक के जो अणु होते हैं, जो विलेय के अणु बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसमें विलेय के अणु भी आपस में गति कर रहे हैं, तो संभावना ये होती है कि कहीं कहीं पर विलेय के अणुओं का आपस में खुद ही टक्कर हो जाए। जैसे यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया और यहाँ पर हो गया, तो विलेय के अणु खुद ही टक्कर कर लेते हैं। तो जब विलेय का अणु पहले से है और प्लस विलेय का अणु का आपस में टक्कर हो गया तो एक बड़ा आकार का विलेय के अणु बन जाएगा, बड़े आकार का विलेय अणु, बड़े आकार का विलेय का अणु बन जाएगा। जैसे ही बड़े आकार का विलेय का अणु बनेगा तो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में फिर का आएंगे, नीचे आके बैठ गए, ये दोनों टकराने फिर नीचे आके बैठ गए, ये दोनों टकराने फिर नीचे आके बैठ गए। फिर का हुआ, फिर विलेय के अणु विलायक के अणु विलेय के अणु फिर ले टक्कर करे, फिर ओका लग गवा, तो फिर आपस में कोनो फिर विलेय अणु टकराए गए, फिर आके नीचे बैठे गवा। अभी समझे कि इस प्रक्रिया जो होती है विलेय के अणु को टकराकर बड़े आकार के विलेय का अणु का बनाने की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलीकरण।
इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलीकरण। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलीकरण। मीन्स कह सकते हैं कि विलयन में दो प्रोसेस हमेशा साथ में होते रहते हैं। पहले जो होता है विलीनीकरण होता है, लेकिन जैसे जैसे उसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बढ़ती चली जाती है तो उसमें जो क्रिस्टलीकरण का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब क्या होता है कि अगर इसमें हम विलेय पदार्थ की मात्रा बढ़ाते चले जाते हैं तो थोड़ी देर बाद होता है कि प्रति सेकंड जितना विलीनीकरण होता है उतना ही क्रिस्टलीकरण भी हो रहा है। जब विलीनीकरण की दर मतलब अगर एक सेकंड में 10 अणु विलेय हो रहे हैं तो 10 अणु क्रिस्टलीकृत होकर नीचे बैठ भी जा रहे हैं। तो क्या आप उसमें और अधिक घुल रहे हैं? नहीं घुल रहे हैं। घुल तो रहे हैं लेकिन उतने नीचे बैठ जा रहे हैं। 10 अणु प्रति सेकंड पानी में घुला तो हम देख रहे हैं कि 10 अणु नीचे आके बैठ भी गया। तो जितनी मात्रा थी उतनी मात्रा अब है कह सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि वह कैसा विलयन हो गया है? संतृप्त विलयन हो गया है। कैसा विलयन? संतृप्त विलयन हो गया। एकदम जितना विलायक खा पी सकता था, विलेय के अणुओं को जितना अपने अंदर ले सकता था अब पूरा ले लिया है, वह एकदम से संतृप्त हो गया है। तो कहते हैं कि जब विलीनीकरण की जो दर होती है, जब विलीनीकरण का जो प्रोसेस होता है वह इक्वल टू हो जाता है किसके? क्रिस्टलीकरण के। वह क्रिस्टलीकरण के बराबर हो जाता है। जब विलीनीकरण का जो प्रोसेस होता है वह क्रिस्टलीकरण के बराबर हो जाता है तो इस अवस्था को हम कह सकते हैं कि जो विलयन है वहां पर वो संतृप्त है। वो संतृप्त विलयन। अब हमसे कोई डेफिनेशन कहे कि संतृप्त विलयन क्या कहते हैं तो ये भी हम बता सकते हैं कि जब किसी विलयन में जो विलीनीकरण की जो प्रोसेस होती है, दर होती है, वो क्रिस्टलीकरण की दर के बराबर हो जाती है तो उस अवस्था को हम विलयन को संतृप्त कहते हैं। चाहे तो ये बात भी हम कह सकते हैं कि अगर कोई विलयन, संतृप्त विलयन क्या है कि विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। जब विलयन में विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती तो उसको हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। अब कहें ऐसा कह रहे हैं क्योंकि जितना हम यहाँ पर घोल रहे हैं उतना नीचे आके बैठ भी जा रहा है, जितना ऊपर जाके घुला उतना नीचे आके बैठ जा रहा है। तो और घुल रहा है? नहीं घुल रहा है। तो ये भी कह सकते हैं कि जब विलयन में विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। अब अगर हमसे पूछे कि असंतृप्त विलयन क्या है तो उसी को उलट दीजिए। क्या कह देंगे कि जब विलयन में विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है तो उसको हम क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन। या फिर इस हिसाब से कहते हैं कि जब किसी विलयन में विलीनीकरण की दर क्रिस्टलीकरण की दर से अधिक होती है, तेज होती है, तो विलयन को हम कह सकते हैं कि उस समय विलयन जो है वह असंतृप्त है, मतलब वही पूरा खाया पिया टाइट नहीं हुआ है। अब जैसे अभी हम जा रहे हैं, हमको भूख लगी है, तो भूख हमको 4 रोटी की है, हमको एक ही रोटी मिले तो क्या हुआ? एक रोटी तो हम खा लिए, क्या संतृप्त हुए? पूरा एकदम तैयार हुए? नहीं हुए। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए? अभी और खाना चाहिए। खाए तो है लेकिन हमें और चाहिए अभी। तो क्या है? अभी हम संतृप्त नहीं हैं, असंतृप्त हैं। तो इसी प्रकार से ये जितना अपने अंदर विलेय पदार्थ को ले सकता था अभी उतना जब नहीं लिया है तो असंतृप्त है। लेकिन जब हमको 4 रोटी की भूख थी, हमको 4 रोटी पूरा मिल गया तो मैं संतृप्त हो गया। उसके बाद अगर मैं फिर पाऊंगा तो खाऊंगा? नहीं खाऊंगा। तो ठीक उसी प्रकार जब ये जितना क्षमता है उतना अपने अंदर ले लिया, अब उससे ज़्यादा अगर हम विलेय पदार्थ को इसके अंदर डाल देंगे तो थोड़ी ले पाएगा। अगर लेगा भी तो उतना फिर वो क्रिस्टलीकरण होकर नीचे बैठ जाएगा, कोई मतलब नहीं है।
तो ये क्या हो गया, संतृप्त हो गया, मैं भी संतृप्त हो गया और ये संतृप्त हो गया। अब हम जहाँ तक समझते तो हम सब संतृप्त हो गए होगा, समझ के मतलब समझ में आएगा ई बात के संतृप्तता हो है, ठीक बा। तो फिर चला, तो इसको हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। तो ये हमने पढ़ लिया सांद्रता का क्या प्रभाव होता है कि सांद्रता बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे जो विलीनीकरण की प्रक्रिया होती है वह कम हो जाती है, क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया जो होती है वह धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। अब अगला जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, ताप का जो प्रभाव होता है इसकी बात हम ला सातलीय नियम के अनुसार करते हैं कि ला सातलीय नियम के अनुसार ये जाना जाता है कि ताप कितना प्रभावित करेगा। तो सबसे पहले ला सातलीय नियम होता का, देखिए ला सातलीय नियम को अगर साइंस वाली भाषा में कहें तो थोड़ा बच्चों को समझने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अगर हम उसको सिंपल बात में अगर समझें कि आजकल कुल गांव देश में बड़ा साढ़ घूमत है न, अगर हम किसी रास्ते पर जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं और अचानक क्या हो गया कि हमका पीछे से सांड दौड़ा ले है समझते हैं कि पीछे से हमका सांड दौड़ा ले है, तो हम क्या करब, हम सांड की तरफ दौड़बे कि सांड के विपरीत दिशा में भागेंगे ताकि हम बच सके, बतावा। तो सिंपल बात सब जने यह कहबा कि सर जी अगर सांड दौड़ाए बा तो उसे लड़े तो लड़त है ना, अरे भैया उसे हम थोड़ी लड़ पाओ। तो हम जाहिर सी बात है कि हमेशा उस दिशा में भागेंगे जहाँ पर उससे हम बच सके, या ऐसे हम सेफ जोन में जाना चाहेंगे जहाँ पर वो हमारे पास तक ना पहुँच पाए, या कह सकते हैं कि हम उससे प्रभावित ना हों, हम उधर भागने का प्रयास करेंगे। या फिर ये उदाहरण ले लीजिए, या फिर समझिए कि अगर हम कहीं पर जा रहे हैं वो अचानक बारिश आ जाए और हमें बारिश में भीगना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा हम ऐसे जगह पर प्रयास करेंगे कि जहाँ पर हम बारिश से पूरी तरीके से बच जाएं, या बारिश हमारे ऊपर कम ही पड़े, थोड़ा अगर इधर उधर खड़े हो गए बौछार लगो तो कोनो बात ना, ठीक है, लेकिन हम बारिश से लगभग बच जाएं। तो यही चीज़ होती है ला सातलीय नियम में। ला सातलीय नियम कहता है कि आपत्ति पड़ने पर जीव सदैव उस दिशा में भागता है जहाँ पर उस आपत्ति का प्रभाव कम हो जाए और या तो समाप्त हो जाए। ये तो हमने ला सातलीय नियम बताया जीवों के लिए कि अगर किसी भी जीव के ऊपर कोई आपत्ति पड़ गई है, कोई विपत्ति आ गई है, कोई मुश्किल है, तो हमेशा उसी दिशा में वो भागता है, जाता है, मदद मांगता है जहाँ पर उसके प्रभाव कम हो जाए उस आपत्ति का, या पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। ठीक उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में ला सातलीय नियम दिया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं या विलयन की जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, जैसे सांद्रता, ताप और दाब में परिवर्तन होने पर अभिक्रिया सदैव उस दिशा में अग्रसित होती है जहाँ पर उसका परिवर्तन का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाए या तो कम हो जाए। ला सातलीय नियम के शब्दों में कहें तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक जैसे ताप, दाब और सांद्रता में परिवर्तन होने पर अभिक्रिया सदैव उस दिशा में अग्रसित होती है जहाँ पर प्रभाव कम हो जाए और या पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। ठीक यही चीज़ यहाँ पर ताप के प्रभाव में करते हैं कि हमारे पास दो अभिक्रियाएँ होती हैं, एक होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और एक होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अब दोनों में बात क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू वहाँ पर निगेटिव आती है, कह सकते हैं कि ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा मुक्त होती है। जब किसी से ऊष्मा मुक्त होती है तो वस्तु क्या हो जाएगी, वस्तु ठंडी हो जाती है, वस्तु ठंडी हो जाती है।
वस्तु ठंडी हो जाने का मतलब क्या है कि उसका ताप कम हो जाता है, ताप कम हो जाता है। इसी विपरीत अगर हम उष्माशोषी को समझे तो उष्मा अवशोषित होती है, उष्मा अवशोषित होती है। उष्मा अवशोषित हो रही, इसका मतलब कि वस्तु जब उष्मा को लेगा तो वस्तु गर्म हो जाएगी, वस्तु गर्म हो जाती है, इसमें ताप वृद्धि हो जाती है, ताप वृद्धि हो जाती है। जाहिर सी बात है कोई वस्तु गर्म होत बा तो ओकर का हुए, ताप बढ़े, का हो बढ़े ना, तो ओकर का हो जाए ताप बढ़े, और वस्तु ठंडी हो तो ओकर ताप कम हुए। सबसे पकड़ने वाली बात यहाँ पर यही है कि ताप कम और ताप वृद्धि। तो हम विलेयता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं, जिसमें अभिक्रिया में वह ऊष्माक्षेपी जो विलयन होते हैं, जिसमें विलेय पदार्थ को मिलाने पर ऊष्मा मुक्त होती है, वस्तु व विलयन ठंडा हो जाता है, अर्थात उसका ताप कम हो जाता है, ऐसे विलयनों की ताप, यही समझ, ताप कम होने पर विलेयता बढ़ती है, ताप कम होने पर विलेयता बढ़ती है। देख बाबू, याद नहीं करना है, एकदम समझ के पढ़ना है, यहाँ पर कोई रटाया नहीं जा रहा है, एकदम केवल बस समझाया जा रहा है कि ताप कम होने पर विलेयता बढ़ती है। क्या लिख देंगे? उष्माक्षेपी अभिक्रिया में, उष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप घटने पर, ताप घटने पर विलेयता, विलेयता बढ़ती है। अगर यहाँ पर हम बात करें ताप वृद्धि आया है तो कह सकते हैं उस आधार पर उष्माशोषी अभिक्रिया में, उष्माशोषी अभिक्रिया में उष्माशोषी अभिक्रिया में ताप वृद्धि से, ताप वृद्धि से विलेयता बढ़ती है, विलेयता बढ़ती है। ये हमने बात कर लिया ताप का प्रभाव का। जो अगला टॉपिक हमारे पास है, ठीक बा, अब हम बच्चों देखते हैं कि दाब का क्या प्रभाव होता है, दाब का क्या प्रभाव होता है। तो दाब में क्या है भैया कि दाब का केवल प्रभाव गैसों पर पड़ता है, कोई अगर गैसी घटक होता है तब पड़ता है, और दाब का प्रभाव यह है कि दाब बढ़ने पर विलेयता बढ़ती है और दाब घटने पर विलेयता घटती है। तो दाब का बढ़ने पर इसका प्रभाव, इसका प्रभाव केवल गैसी घटक पर पड़ता है, घटक पर पड़ता है, पड़ता है। अब क्या है, गैसी घटक पे कैसे पड़ता है कि अगर कोई गैसी घटक है, चाहे विलेय पदार्थ अगर गैसी है, विलायक गैस है, तो अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ती है और दाब घटाएंगे तो विलेयता घटती है। तो ये हमारा हो गया। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने जाना कि विलयन का विलीनीकरण क्या होता है, किस पर ये निर्भर करती है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई, आपको अगर कोई बात समझने में यहाँ पर दिक्कत हो रही है तो बेशक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, हम उसका आंसर देने के लिए तैयार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।